हेलो दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा आप सभी का एग्ज़ाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने जो पढ़े हैं टॉपिक वो हमारा चंद्रमा था। चंद्रमा के बाद हमने उससे संबंधित ब्लू मून, सुपर मून पढ़े। फिर हमने आगे डिस्कस करे थे धूमकेतु, सूर्य ग्रहण के बारे में। आज हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण होता है, जो चंद्र ग्रहण होता है, वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो हम क्लास आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे आज सूर्य ग्रहण के बारे में। क्या टॉपिक हमारा? सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? सोलार एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण नॉर्मली तो कब होता है? दिन के समय में होगा। दिन के समय में मतलब कह सकते हैं जब सूर्य, मैं बात करूं, देखो सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य और यहाँ क्या होगी? पृथ्वी। तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, और पृथ्वी का परिक्रमण कौन करता है? वो करता है हमारा चंद्रमा करता है। तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? दिन के समय में होता है। ठीक है, और कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। तो हम बात करते हैं कि जब हमारी पृथ्वी के सामने सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। कारण, क्योंकि बीच में चंद्रमा उस प्रकाश का अवरोध करता है, जिससे पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य जो है वो दिखाई नहीं देता, मतलब उसका हल्का हल्का हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य ढक गया है। किससे? चंद्रमा द्वारा ढक गया है, वो भी पृथ्वी से देखने पे। तो हम बोलेंगे कि ये सूर्य ग्रहण है। और अगर मैं यही बात बोलूं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इसकी बात करूं तो अब मैं बात करता हूं कि जब सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी आने के कारण चंद्रमा जो है हमको धूमिल सा प्रतीत होता है, धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो दोस्तों उस केस में हम बोलेंगे कि ये चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जो चंद्रमा है इसका खुद का प्रकाश तो होता नहीं स्वयं का, ये प्रकाशित होता है सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा तो हम यही कहेंगे ना कि चंद्रमा धूमिल है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उस पर क्या लग रहा है? ग्रहण लग रहा है चंद्रमा पे। कह सकते हैं कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में हो तो चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो तो सूर्य ग्रहण। ये जो होता है किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों का, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन रात में। ठीक है, और जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, और दिन में होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, किस दिन होता है और किस कारण से होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम कहेंगे कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा? आंशिक सूर्य ग्रहण में ऐसा होता है दोस्तों कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो हिस्सा होता है वो पूर्ण सूर्य को पूर्ण तरह से ढक नहीं पाता। सूर्य का कुछ हिस्सा हमको प्रतीत होता है धुंधला धुंधला, तो हम उसको आंशिक सूर्य ग्रहण करेंगे। और हम कहें कि चंद्रमा के द्वारा सूर्य पूरा ढका हुआ प्रतीत होता है, सूर्य का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट हमको दिखाई ना दे, तो हम उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं आगे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बाद हम आगे बात करते हैं उसकी स्थिति की। मतलब कौन सी स्थिति की? अपसौरिक स्थिति और उपसौरिक और अपसौरिक स्थिति। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि उपसौरिक स्थिति में क्या होता है, अपसौरिक स्थिति में क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो उपसौरिक स्थिति क्या बोला है? उपसौरिक स्थिति की बात करते हैं। उपसौरिक स्थिति की बात करते हैं
उपसौरिक स्थिति और अपसौरिक, ठीक है। और क्या बोला है, ठीक, मैं दोनों यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या होता है उपसौरिक और अपसौरिक स्थिति। मतलब इस केस में हमको देखना रहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा, सॉरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का रहता है, किस दिन सबसे ज्यादा होती है और किस दिन सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ बोलूं कि हमारा सूर्य है और ये हमारी छोटी सी पृथ्वी, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस फॉर्म में चलेगी, उसका फॉर्म होता है दीर्घवृत्ताकार। इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार पथ पे वो ट्रेवल करेगी। तो दोस्तों देखो, ये दूरी हमको मैक्सिमम दिख रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस पृथ्वी से सूर्य की। जब पृथ्वी घूमते हुए यहाँ आएगी, इस स्थिति पे आएगी पृथ्वी, अर्थ यहाँ आएगी, तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, मिनिमम होगी। अब ये देखना है कि किस तारीख में आती है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, अगर मैं डी मिनिमम बोलूं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो मिनिमम होगी किस तारीख को होती है, 3 जनवरी। कितनी दूरी पे होता है, तो दूरी हमको यहां पता होनी चाहिए कितनी है, 14.64 करोड़ किलोमीटर दूरी पे, ठीक है, 3 जनवरी को। मतलब ये उपसौरिक स्थिति में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा जब सूर्य का परिक्रमा होता है तो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 14.64 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी की वाली जो स्थिति है उसे अपसौरिक स्थिति कहते हैं। और मैं अपसौरिक की बात करूं तो ये तो उपसौरिक था, अब अपसौरिक स्थिति की बात करूं, मतलब पृथ्वी और सूर्य की मैक्सिमम दूरी किस तारीख को होती है, किस दिन को होती है, वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है। इनके बीच में कितनी दूरी होती है सर्वाधिक, वो होती है 15.12 करोड़, कितना, 15.12 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है, मैक्सिमम दूरी। और अगर मैं सूर्य और चंद्रमा, सॉरी, सूर्य और पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस की बात करूं, एवरेज डिस्टेंस होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये इनकी एवरेज औसत दूरी हो गई पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि अपसौरिक स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच मैक्सिमम दूरी होती है, किस तारीख को देखते हैं, वो 4 जुलाई को होती है सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होती है और सर्वाधिक कम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को। उस स्थिति को उपसौरिक स्थिति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को, अपसौरिक स्थिति, उपसौरिक स्थिति किस तारीख को होते हैं, कितनी दूरी पे होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और हम आगे फिर बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है दोस्तों, 23.5 डिग्री झुकी है। इस कारण से पृथ्वी की जो परिक्रमण गति के दौरान पृथ्वी का जो भिन्न भाग है कभी सूर्य के पास में होता है, कभी सूर्य के दूर होता है, ठीक है। इसी कारण है कि देखो, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर पृथ्वी गोल है, ठीक है, मान लो एक कैप, एक टाइप से इस प्रकार से एक कैप आपको दिख रहा है, इसको मैं पृथ्वी मान के चलूं, अगर मैं इसको पृथ्वी मानूं तो ये कैसा होगा, पहले तो ये अपनी ऐसी स्थिति में अपने अक्ष पर घूमेगा और घूमते घूमते, मान लो ये सूर्य है, ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर इस टाइप से ऐसे आगे ऐसे ऐसे घूमते अपने अक्ष पे घूमते जा रहा है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते जा रहा है। मगर ये जो कैप है ये मान लो ये ऐसा झुका हुआ 23.5 डिग्री, तो जब 23.5 डिग्री झुका होता है तो ऐसे घूमते 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 ये सब तरफ घूमते जाता है उस इस स्थिति में। तो कुछ टाइम तक क्या होता है, पास में होता है, कुछ टाइम दूर होता है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं अगला जो हमारा टॉपिक है, इससे उसे कहते हैं हम विषुव। क्या होता है विषुव, क्या है, देखो हम विषुव की बात करते हैं। विषुव है ना, विषुव क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं यूनिक, यूनॉक्स बोलते हैं हम विषुव को। ये क्या होता है, देखो यूनिक्स क्या होता है, जैसे मैं बात करूं कि हमारा सूर्य है और ये हमारी इस टाइप से पृथ्वी है जो है 23.5 डिग्री अक्ष से झुकी हुई है, ठीक है। मैं इसको ऐसे अगर इस पाथ में बनाऊं
तो इस टाइप में 3.5 डिग्री झुकी होती है। यहाँ पे हमने बीच में एक विषुवत रेखा होती है, ठीक है, विषुवत रेखा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों विषुव क्या होता है, विषुव में जो सूर्य की किरणें होती है एक कैलेंडर में, मतलब वर्ष का वह समय जब सूर्य की किरणें सीधे इस पे लंबवत पड़ती है, किस पे, भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण कहने मतलब अगर मेरा पृथ्वी का डायरेक्शन उस तरफ ना झुक के अगर मैं उसको इस तरफ झुकाऊं, इस दिशा में अगर मैं झुकाऊं ऐसा, और सीधा इस विषुव पे पड़े, मतलब इस ये कौन सी भूमध्य रेखा पे पड़े, यहाँ पे पूरा पूरा प्रकाश जो है सूर्य का जो प्रकाश जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ विषुवत रेखा पे पड़ता है, लंबवत पड़ता है। तो उसे उस केस में क्या होता है दोस्तों, दिन और रात बराबर होते हैं, वहाँ 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। इस स्थिति में जब लंबवत पड़ता है तो इस स्थिति को ही हम विषुव स्थिति कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जो विषुव होता है, विषुव की स्थिति 2 बार बनती है। कब बनती है, एक बनती है हमारा 21 मार्च और दूसरी बनती है 22 सितंबर। 22 सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन दोस्तों दिन और रात की अवधि कैसी होती है, बराबर होती है, मतलब 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात होती है, ठीक है, 21 मार्च को और 22 सितंबर को। इस बात को आपको भूलना नहीं है। इसे हम बोलते हैं बसंत, शरद विषुव, बसंत विषुव, और जो 22 सितंबर को होता है वो होता है शरद विषुव, ठीक है, आपको ध्यान रखना। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, उस दिन भी दिन रात बराबर होते हैं, और शरद विषुव 22 सितंबर को होता है, उस दिन भी दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। कल दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे क्या इक्वेटर क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।